नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की अतीत और उसका पाठ पढ़ रहे हैं 6वां, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को विकसित करना। हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्राच्यवादी जो परंपरा थी उसमें किस प्रकार अंग्रेज भारतीय जो भी ग्रंथ थे उनको किस प्रकार से वो बढ़ावा दे रहे थे कि भाई भारतीय जो ग्रंथों का अध्ययन किया है उनमें जेम्स मिल और हेनरी थॉमस कोलब्रुक इनकी बात की जाए तो ये भारतीय भाषा सीख रहे थे, क्योंकि इनको भारतीय जो भी ग्रंथ है, प्राचीन जो भी हमारी विरासतें हैं उसको समझने के प्रयास में लगे हुए थे। ये हमने कल पढ़ा था। इसी की संदर्भ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन भी किया था और इसी के संदर्भ में ऐतिहासिक रिसर्च शोध पत्र का भी प्रकाशन किया था। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया भी रखते थे। हमने देखा है कि भाई जो टॉमस कोलब्रुक है वे संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान के जितने भी ग्रंथ थे उनके अध्ययन में रुचि रखते थे। और जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही हमने पढ़ा कि प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुटे हुए थे। और इन्हीं के प्रयासों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजी को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। हमने इस तस्वीर के बारे में भी कल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे जो पूर्व की जघन्य गलतियाँ। एक पक्ष था जो भारतीय जितने भी ग्रंथ है उनका पक्ष करने वाला था, और दूसरा पक्ष ये था जेम्स मिल वाला, वो भारत की जितने भी ग्रंथ वगैरह उनकी आलोचना करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं पूर्व की जघन्य गलतियाँ। इस अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे पूर्व की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने में लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज, आप यहाँ पूर्वी समाज का मतलब समझिए कि जैसे मान लीजिए ये ब्रिटेन है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये भारत है, और भारत के ऊपर ये चीन वगैरह ये जो हिस्सा है। तो अंग्रेज इस चीज़ को मानते थे कि ये जो इधर का हिस्सा पूर्वी है और इधर का हिस्सा पश्चिमी है, तो ये अपना आप को पश्चिमी मानते थे और इधर पूर्वी मानते थे। तो पूर्व का मतलब हुआ जो भी ये अरब देश है, पाकिस्तान, भारत, चीन या भारत के दक्षिण में जो भी देश आते हैं उनको ये पूर्व का समाज मानते थे। तो हम आगे अध्ययन करेंगे कि पूर्वी समाज को हमने समझ लिया है। आगे अध्ययन करेंगे पूर्वी समाजों को ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक थे। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य एक गंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृति भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने में सबसे प्रमुख थे जेम्स मिल। हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने भारत के जो इतिहास था उसको 3 भागों में बांटा। तो जेम्स मिल प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रथम व्यक्ति या सबसे कट्टर मान सकते हैं हम। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता को की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूरी समाजों के काव्य, धार्मिक साहित्यों की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम से किस तरह की वैज्ञानिक तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। इसमें अगर एक पक्ष देखा जाए तो जेम्स मिल यहाँ कह रहे हैं कि जो भी भारतीय ग्रंथ वगैरह हैं
उनका तो अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अगर उससे आगे बढ़े तो हम वैज्ञानिक और तकनीकी का भी अध्ययन करना चाहिए। तो हम इस चीज़ को भी यहाँ सोच सकते हैं। और वैज्ञानिक तकनीकियाँ आधुनिक समय में इतिहास में आवश्यक होती हैं, तो हम वैज्ञानिक तकनीकों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया और थॉमस बेबींगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय, ये अच्छी कोटेशन है यहाँ पे आप देखेंगे, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समुच्चय देशी साहित्य के बराबर है। ये अगर बात देखी जाए तो अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि ये अपने एक पुस्तकालय को पूरे भारत और समुच्चय अरब जो भी देश हैं उसके साहित्य के बराबर बता रहे हैं, जो अतिशयोक्तिपूर्ण बात हम कह सकते हैं। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्ण मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी ज्ञान, दर्शन और क्षेत्र में हुए विकास को अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता के मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शरण यानी कि हास होना, यानी कि अपने आप में खत्म होना, शरण का शिकार होते हुए जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। अगर मैकाले की बात की जाए तो मैकाले जेम्स मिल से भी 2 कदम आगे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो अंग्रेजी भाषा सीखने की बात है, तो अंग्रेजी भाषा से अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन कराया जाएगा और उनकी कृतियाँ पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे जो पश्चिमी जो विज्ञान है और दर्शन का क्षेत्र है उसका विकास कैसे हुआ, इस चीज़ से वो पूर्वी लोग अवगत होंगे। और यहाँ उन्होंने उन्हीं की पहल से, मैकाले की पहल से 1835 में अंग्रेज़ों का एक शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ। उसमें भारत में उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का काम किया था। और कलकत्ता के मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिए जाने की भी बात कही थी। अब बात करते हैं हम व्यवसाय शिक्षा की। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं मैकाले ज्ञानियों की भाषा किस को मानते थे। तो हम इधर यहाँ पढ़ेंगे ज्ञानियों की भाषा। तो अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोले जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र का मतलब गरीब, सूखी, रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति को उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्राच्यवादियों की भरसक कोशिश कर रहे हैं, भरसक आलोचना की कोशिश कर रहे हैं यहाँ मैकाले। अब बात करते हैं व्यवसाय शिक्षा की। व्यवसाय शिक्षा की बात की जाए तो हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी हमें व्यवसाय शिक्षा के बारे में कहा गया है। तो देखिए हम अंग्रेजों की व्यवसाय शिक्षा किस प्रकार की थी। व्यवसाय शिक्षा के लिए 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है 5 लोग 10 लोगों की एक कमेटी होती है, वो एक निर्णय करते हैं और फिर उस निर्णय को भारत के लिए भेजते हैं। तो हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारत के गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र भी बताया गया है। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से ही भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझाने और देश के संसाधनों के विकास को महत्व को समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उसकी रुचियाँ और आकांक्षा में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू करेंगे। अब व्यवसाय शिक्षा की अगर बात की जाए तो अंग्रेज ये चाह रहे थे कि उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, जिससे यहाँ के जो भी चीज़ें हैं वस्तुएं हैं उनकी अधिक से अधिक उनको जानकारी मिल सके, और जानकारी अगर वस्तुओं की मिलेगी तो वो ज़्यादा चीज़ों को खरीदने की ओर बढ़ेंगे। वुड्स के नीति पत्र में ये तर्क भी दिया गया है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटिपूर्ण भरा था, बल्कि लोगों के नए काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। यानी कि कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी पूर्व का साहित्य है वो एक अच्छे प्रशासन और अच्छी शासन व्यवस्था के लिए कहीं उपयोगी नहीं है। इस चीज़ को वो कहना चाह रहे हैं। आगे अध्ययन करें। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम भी उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए।